So in the last lecture we have discussed about theory of machines and then kinematics and dynamics. So kinematics it deals with the relative motion between various parts of machines without taking into consideration the forces producing the motion. ठीक है, तो वो जो भी forces की वजह से मोशन हो रहा है तो हमें मोशन जो हो रहा है उसकी स्टडी करनी है, फोर्सेस की स्टडी नहीं करनी है. मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मैकेनिज्म. In the dynamics, we deals with the calculation of forces and their effects while acting upon the machine parts in motion. तो जब भी machine parts motion में होंगे तो कितने forces वहाँ लग रहे होते हैं और उनके जो भी effect है उसकी study dynamics में की जाएगी. Dynamics को again दो part में divide किया गया है. Deals, so first is kinetics and second is statics. So kinetics deals with the inertia forces which arises from the combined effect of mass and motion of parts. That is we study the forces when the body is in motion, that is kinetics. तो अभी क्योंकि जब भी कोई मास है, अगर वो मास मूव करेगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से और वेलोसिटी में चेंज तो एक्सेलरेशन भी वहाँ होगा. तो इनर्शिया फोर्सेस जो हम F इजिकल्स टू m इंटू ए डिस्कस करते हैं, F इजिकल्स टू m इंटू ए, दिस इज द इनर्शिया फोर्स. तो जो इनर्शिया फोर्सेस हैं, इनर्शिया फोर्स क्या होता है? F इट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन. सो दिस मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इट गिव्स द इनर्शिया फोर्स. सो कोई भी कंपोनेंट जिसका मास है वो अगर रिलेटिव मोशन वहाँ पर प्रेजेंट है तो रिलेटिव मोशन के प्रेजेंट होने की वजह से और बिकॉज इट इज इन मोशन, सो दिस मोशन मल्टीप्लाइड बाई द मास वी विल गेट द फोर्स. तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कितना इनर्शिया फोर्स डेवलप हो रहा है वी कैलकुलेट इन दिस काइनेटिक्स. स्टैटिक्स में क्या होगा कि हम ये मानते हैं कि जो मास है बॉडी का वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है एंड दिस बॉडी इज इन स्टेशनरी. ठीक है, so this mass of part is assumed to be negligible. So when we are calculating the forces without considering the body in motion or when the body is at rest, it is called statics. So these are the things that we have discussed in the last lecture. In today's lecture we will discussing the mechanism, starting of the mechanism. What is mechanism? What is the particular definition of the mechanism? So we will discuss the same. तो मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि एक ये डेफिनेशन है और एक ये डेफिनेशन है. आपके पास दो डेफिनेशन है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो. ठीक है, तो पहले आपको ये वाला टर्म ना लिख करके पहले ये वाला टर्म लिखना है. सो व्हेन वी आर डिफाइनिंग द मैकेनिज्म, सो इट इज इफ ए नंबर ऑफ बॉडीज और लिंक्स यूजुअली रिजिड, ये बता देंगे रिजिड बॉडी क्या होती है और रेजिस्टेंट बॉडी. मैंने हालांकि कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है. रेजिस्टेंट बॉडी क्या है, इनके बीच में डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट है. व्हाई दिस रिजिड बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंट वी विल डिस्कस अहेड. So when the number of links or bodies are assembled in such a way that motion of one causes constraint or fix and predict the motion of others is called as mechanism. तो क्या है mechanism? क्या है? अगर हमारे पास बहुत सारी links अवेलेबल हैं और उन लिंक को हम इस तरीके से जोड़ते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि किसी एक के मोशन को हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और बाकी सारी जो लिंक हमारे पास अवेलेबल है उनके मोशन को हम प्रिडिक्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म. ठीक है, वो मैकेनिज्म है. जैसे मैं आपको एक सिंपली एग्जांपल दे देता हूं. मैं कल टोम का जो लेक्चर ले रहा था आप लोगों को बता रहा था, तो उसमें मैंने बोला था कि ये एक 4 बार काइनेमेटिक चेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर 4 बार काइनेमेटिक चेन है जिसमें कि 4 बार रहती हैं, 4 बार और या 4 लिंक आपस में कनेक्टेड रहती है. मान लीजिए ये एक 4 बार काइनेमेटिक चेन है. ठीक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4, ये 4 बार काइनेमेटिक चेन है. आपको शायद फिगर नहीं दिख रहा होगा तो बाद में दिख जाएगा, अभी नहीं दिखेगा. मैं समझ लेना कि कल वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि 4 बार काइनेमेटिक चेन होगी तो उसमें हमारे पास 4 लिंक हमारे पास कनेक्टेड होती हैं, 4 बार्स हमारे पास कनेक्टेड होती हैं. तो अब इन 4 बार में अगर हम किसी भी एक बार को फिक्स करें और बाकी सारी लिंक जो हैं उन सारे लिंक के मोशन को स्टडी करें या कैलकुलेट करें, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म. तो इसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं. ठीक है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक को जब हम फिक्स करते हैं.
So when number of bodies are assembled in such a way that motion of one causes constant, किसी एक के मोशन को हमने constant कर दिया या हमने किसी एक लिंक को फिक्स कर दिया और बची हुई लिंक जो है अगर उनके मोशन को हम स्टडी करेंगे या उनके मोशन को प्रिडिक्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का काम क्या होता है? मैकेनिज्म का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म इज टू ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई द मोशन। मोशन को ट्रांसमिट करना या मोशन को मॉडिफाई करना, ये काम होता है एक मैकेनिज्म का। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन की जो वाइपर्स लगे होते हैं कार के सामने, जो विंडशील्ड होती है उस पर, तो हमारे पास इनिशियली जो हम मोशन हम सप्लाई करते हैं वो मोशन हमारे पास अवेलेबल रहता है रोटरी मोशन, बिकॉज मोटर नीचे कनेक्ट होती है। तो मोटर आप देखोगे कि मोटर जो होता है वो उसका रोटरी मोशन होता है और फाइनली जो वाइप होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, उस रोटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ या बाय यूजिंग ए मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म को यूज करके हमने रोटरी मोशन को ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दिया। सो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म। सो दिस मैकेनिज्म, द फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म इज टू ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई ए मोशन। एक मोशन को या तो वो ट्रांसमिट करता है या उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, ट्रांसमिट का मतलब ये भी हो सकता है कि मान लिया कि अब जरूरी नहीं है कि ये वाइप करे तो दूसरा वाले भी लिंक, जैसे मैंने बोला ये लिंक 1 है, ये मान लिया रोटेट कर रही है इस तरीके से, ये लिंक 1 रोटेट कर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो थर्ड लिंक है ये वाली, ये ऑसिलेट भी कर सकती है, ये ऑसिलेट भी कर सकती है, ये घूम भी सकती है। इट में ऑसिलेट और इट में रोटेट, मेक्स ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन विच लिंक वी आर फिक्सिंग, कौन से लिंक को हम फिक्स करना है और हम प्रिडिक्ट करें कि भाई दूसरी वाली लिंक कैसा मोशन करेगी। दिस इज द सिंपली मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की डेफिनेशन आप लोगों को, आई थिंक यू कैन नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। सो ए मैकेनिज्म, if we are defining the mechanism, if a number of bodies or number of links are assembled in such a way that the motion of one link or one causes constant or one link is fixed and predicting the motion of others, it is called mechanism। और इसके बाद आपको ये वाला टर्म लिखना है, द फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म इज टू ट्रांसमिट और मॉडिफाई ए मोशन। समझ में आ गया कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको वाइप का एग्जांपल दिया, वाइपर्स जो लगे होते हैं विंडशील्ड पे, हम रोटरी मोशन प्रोवाइड करते हैं, जबकि आपका वाइप जो है एक्सटर्नल आउटपुट होता है वो ऑसिलेटिंग मोशन होता है। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग द मॉडिफिकेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये अब उसकी दूसरी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, हालांकि दोनों डेफिनेशन सेम है, आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। और मैकेनिज्म के लिए आप एक 4 बार काइनेमेटिक चेन सिंपली बना देंगे, क्योंकि मैकेनिज्म तब तक कंप्लीट नहीं होगी। आप इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, 4 बार काइनेमेटिक मैकेनिज्म या विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म या कुछ और एग्जांपल, स्कॉच-योक मैकेनिज्म, ये सारी मैकेनिज्म है, तो आप किसी के एक का एग्जांपल दे सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन भी एक मैकेनिज्म का एक एग्जांपल है, दैट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू द रोटरी। भाई मैकेनिज्म आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया आपको, मैकेनिज्म का काम क्या होता है, मोशन को या तो ट्रांसमिट कर देना या मॉडिफाई कर देना। आप लोगों को लाइव एग्जाम, आप लोगों ने क्योंकि पिस्टन सिलेंडर के बारे में पढ़ा हुआ है, पिस्टन का मोशन कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, और जो क्रैंक के पास मोशन हमें मिलता है रोटरी। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हमने रोटरी मोशन में मॉडिफाई कर दिया, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, वही अगर मैं आपको बात करता हूँ कंप्रेसर की, ठीक है, एयर कंप्रेसर जो आप लोगों ने देखा होंगे जब भी बाइक टायर में हवा भराने जाते हैं, तो अब वो सीधे सिंपली निब लगाता है और आपकी बाइक में मतलब हवा भर जाती है, टायर में हवा भर जाती है। अब आपने देखा कि वो एयर आती कहाँ से उस कंप्रेसर के अंदर, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आप मोटर से, वहां भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा रहता है। ठीक है, वहां पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा रहता है, एक सक्शन वाल्व होता है, एक सक्शन वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व तरीके का रहता है। तो जब आप सक्शन वाल्व की बात करेंगे तो वहां से एयर वो इनटेक करता है। अब वहां क्योंकि हमें पावर मिलती नहीं है, वहां हमें पावर देनी पड़ती है, और पावर किस फॉर्म में देते हैं, मोटर, एक मोटर लगी होती है। तो जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है वो क्रैंक शाफ्ट मोटर से कनेक्टेड होती है। मोटर को जब आप कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई करेंगे तो वो मोटर रोटेट करेगी, वो पिस्टन को मूव कराती है, वो पिस्टन को क्या करेगी, मूव कराएगी। तो जब पिस्टन नीचे आएगा तो वो कंप्रेस करेगा, और जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो वो आउटलेट में जो सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल रहता है कंप्रेसर का, वहां पर उस एयर को हाई प्रेशर के साथ स्टोर करके रखता है, और जैसे ही आप उस लीवर को रिलीज करते हैं वो आपके टायर के अंदर हवा चली जाती है। ठीक है, तो यही है प्रोसेस मोशन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, और इसका एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उसकी दूसरी डेफिनेशन, ठीक है, या तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, बस ये अलग अलग बुक के हिसाब से मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है। व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन, जैसे मैंने आपको 4 बार काइनेमेटिक चेन बताया था, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन,
लास्ट लेक्चर में बताया था। तो जब हम व्हेन वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन, अब काइनेमेटिक चेन की डेफिनेशन क्या है वो बाद में बात करेंगे। यहाँ से और यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो काइनेमेटिक चेन की डेफिनेशन, तो इसको भी छोड़ देते हैं। व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन 4 बार भी हो सकती है, सिंगल स्लाइडर डबल स्लाइडर भी हो सकती है। व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड and predict the relative motion of other parts or other links with respect to the fixed link, then the chain or kinematic chain is called as mechanism. तो अगर आपके पास एक काइनेमेटिक चेन है, उस काइनेमेटिक चेन की आप किसी भी एक लिंक को फिक्स करते हैं और बाकी जो लिंक हैं उन बाकी लिंक के रिलेटिव मोशन को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, जो लिंक आपने फिक्स किया उसके रेस्पेक्ट में, तो उस काइनेमेटिक चेन को देन द काइनेमेटिक चेन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो जो काइनेमेटिक चेन है वो एक मैकेनिज्म का काम करती है, तो वो एक काइनेमेटिक चेन एक मैकेनिज्म बन जाती है। समझ में आ गया आई थिंक। तो एक बार और बता देता हूं, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन is fixed and predicting the relative motion of other parts with respect to the fixed link, then this chain or kinematic chain is called as mechanism। वो जो kinematic chain है वो एक mechanism बन जाती है। अब कभी कभी पूछा जाता है define a kinematic chain, तो kinematic chain क्या होती है उसकी definition भी यही साइड में लिखी हुई है, जो मैंने आपको बोला है ब्रैकेट, जहां से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और यहां तक। तो kinematic chain क्या है, अगर बहुत इफ kinematic pairs are coupled, जो काइनेमेटिक्स पेयर होते हैं, पेयर कब बनता है, जब दो लिंक को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जब दो लिंक को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, रिमेंबर उनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, रिलेटिव मोशन जरूर होना चाहिए। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो दो लिंक नहीं होंगी, एक लिंक होगी। समझ में आ रहा है। जैसे मान लिया मेरे पास 2 पॉइंट है, ये मेरी एक फिंगर, अभी मेरा इमेज दिख रही है आपको, कोई बताइएगा, मैं दिख रहा हूँ आपको, वीडियो दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है। जैसे मान लिया एक लिंक मेरे पास अवेलेबल ये है, चलिए ठीक है ऑफ कर लीजिए मैं, एक लिंक मेरे पास अवेलेबल ये है और दूसरी लिंक अवेलेबल ये है। इन दोनों लिंक को मैंने एक के साथ एक रख दिया और बीच में एक पिन लगा करके कनेक्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से मोशन कर सकते हैं इजीली, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल है। वही मैंने क्या किया, इस लिंक को बीच में रखा और वेल्डिंग कर दी, तो ये लिंक एक दो नहीं है, तब ये एक लिंक बनेगी। जब इनको वेल्ड करेंगे तो कंबाइंड होकर के ये एक लिंक का काम करेंगी। इसीलिए याद रखना है, पेयर तभी बनेगा जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल है। अगर रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है तो वो पेयर नहीं कहलाएगा, वो एक लिंक कहलाएगा। ठीक है। सो इफ काइनेमेटिक पेयर्स आर कपल्ड इन सच अ वे दैट लास्ट लिंक इज जॉइंड टू द फर्स्ट लिंक, अगर लास्ट लिंक को हम फर्स्ट लिंक से कनेक्ट करते हैं टू ट्रांसमिट डेफिनेट मोशन, ठीक है, कोई डेफिनेट मोशन को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो एक काइनेमेटिक चेन बन जाती है। ठीक है। 4 बार काइनेमेटिक चेन की बात करते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को 4 बार काइनेमेटिक चेन में, तो उसमें क्या कर रहे हैं, लिंक 1 और लिंक 2 को कनेक्ट किया, लिंक 2 लिंक 3 से कनेक्टेड है, लिंक 3 लिंक 4 से कनेक्टेड है, लिंक 4 लिंक 1 से कनेक्टेड है। तो जब हम बहुत सारे काइनेमेटिक पेयर को आपस में कनेक्ट करते हैं और कनेक्शन इस तरीके से होता है कि लास्ट वाली लिंक पहली वाली लिंक से कनेक्ट हो जाएगी, तो वो क्या बनाएगी, दैट विल मेक अ काइनेमेटिक चेन। ठीक है, वो एक काइनेमेटिक चेन फॉर्म करेगी। 4 बार काइनेमेटिक चेन बनती है। अब 4 बार काइनेमेटिक मैकेनिज्म कब, जब आप एक लिंक को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक लिंक को फिक्स कर देंगे तो काइनेमेटिक चेन मिल जाता है। तो वो आगे और डेफिनेशन है हमारे पास अवेलेबल। आई थिंक आपको ये वाली डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, व्हाट इज काइनेमेटिक, अगर आपसे पूछ लिया जाए काइनेमेटिक चेन, तो आप काइनेमेटिक चेन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने साइड में ब्रैकेट में लिख दिया है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, व्हेन one of the link of a kinematic chain is fixed and we predict the relative motion of other parts with respect to the fixed link, then the chain or kinematic chain is called mechanism। ये भी डेफिनेशन है मैकेनिज्म। ठीक है, कोई एक एग्जांपल हम देख सकते हैं इसका। चलिए, नाउ लेट अस मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब ये इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरे जो सेकंड डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है उसका ये भी पॉइंट लिखा है, तो ये भी लिखा है, इट मे बी यूज्ड, इट मतलब मैकेनिज्म में बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग मोशन। ठीक है, मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए, मोशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं मैकेनिज्म को। एग्जांपल, इंजन इंडिकेटर जो होता है वो भी इसका एक एग्जांपल है। टाइपराइटर, ये भी इसका एक एग्जांपल है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये याद रखना है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आंसर लिखते हैं। वॉल्व मैकेनिज्म, वॉल्व किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के, आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉल्व मैकेनिज्म पढ़ा होगा, किस तरीके से वॉल्व ऑपरेट होते हैं, किस तरीके से आपका इनलेट वॉल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज होता है, इस तरीके से। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए मशीन मैकेनिज्म।
कितने टाइम पर होता है, कितने टाइम पर बंद करना है, कितने टाइम पर खोलना है, उसके लिए कैम की डिजाइनिंग की जाती है। और कैम की डिजाइनिंग हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, किस तरीके से कैम को डिजाइन करना है कि वाल्व ओपन करना है, वाल्व क्लोज करना है। कैम का काम केवल वाल्व तक ओपन भी नहीं रहता, किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को ऑटोमेट करने के लिए भी हम कैम का यूज करते हैं कि कितने टाइम पर ये खुलेगा, कितने टाइम पर ये बंद होगा, ये सारा का सारा इसकी पर्टिकुलर डिजाइनिंग होती है। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है 4 बार काइनेमेटिक चेंज। देखो ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक एग्जांपल है। ये हमारे पास लिंक 1, जितनी भी लिंक होती हैं फिक्स, उन सबको 1 काउंट करते हैं। ठीक है, जितनी भी फिक्स लिंक होगी उन सबको कितना काउंट करना है, 1 काउंट करना है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लिंक 1 है आपके पास। ये लिंक देखो ये भी फिक्स है, जहां भी अगर आपके पास एक सिंगल लाइन है और नीचे का थोड़ी सी हैचिंग लिखी होती है तो वो आपका फिक्स लाइन होती है। ठीक है, तो ये लिंक 1 है, ये वाली लिंक आपकी 2 है, दिस इज लिंक 2, ये भी लिंक 1, ये लिंक 1, ये लिंक 2, ये लिंक 3 और ये लिंक 4। ये 4 लिंक है और 4। तो ये अगर इस तरीके से इसके नाम मैं बता देता हूँ, ये आपका जो फिक्स लिंक दिख रही है आपको, जहां पर थोड़ी सी हैचिंग दिख रही है, उसको फिक्स लिंक बोलते हैं या इसको फ्रेम भी बोलते हैं कभी कभी। वो लिंक जो फिक्स होती है उसको हम फिक्स लिंक बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं। वो लिंक जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, द लिंक विच मेक्स अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसको हम क्रैंक बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रैंक। वो वाली लिंक जो ऑसिलेट करती है तो उसको या तो हम ऑसिलेटर बोलते हैं या कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। ठीक है, और वो लिंक जो स्लाइड करेगी इसमें उसको हम स्लाइडर बोलते हैं। अब यहाँ पर पिस्टन का काम स्लाइड करना होता है तो स्लाइडिंग हो जाएगा। तो अब क्या बोला है, ए मैकेनिज्म विद 4 लिंक इज शोन एज सिंपल मैकेनिज्म। कल ये आप लोग देखना, मैंने बताया भी था, आप लोग अगर देख रहे होंगे लेक्चर कंटिन्यूसली, तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर किसी भी मैकेनिज्म में, कोई मैकेनिज्म जिसमें 4 लिंक होती हैं, ए मैकेनिज्म हैविंग 4 लिंक इज कॉल्ड सिंपल मैकेनिज्म। तो अगर कोई मैकेनिज्म जिसमें 4 लिंक है उसको हम सिंपल मैकेनिज्म बोलते हैं, और एक मैकेनिज्म जिसमें 4 से ज्यादा लिंक होती हैं उसको हम कंपाउंड मैकेनिज्म बोल सकते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि विच व्हाट द कंपाउंड मैकेनिज्म हैव 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक और मोर देन 4 लिंक। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी मोर देन 4 लिंक। ठीक है, तो अगर हम सिंगल, अब देखो इसका सिंपल मैकेनिज्म का एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो है, इसमें स्लाइडर केवल एक ही है। तो जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होती है वो क्या करती है, इट कन्वर्ट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ ए स्लाइडर इनटू रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंक और वाइस वर्सा। तो जो क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म होती है वो स्लाइडर के रोटरी मोशन, स्लाइडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है, या क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है, या क्रैंक के रोटरी मोशन को स्लाइडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देगी। तो दिस इज द बेसिक व्हाट वी आर सेइंग अबाउट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का काम क्या होता है, मोशन को ट्रांसमिट करना या मॉडिफाई करना। ठीक है, चलिए, तो दिस इज वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, वी हैव डिस्कस्ड मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। एनी वन ऑफ यू कैन आस्क कि सर मैकेनिज्म में ये चीज नहीं समझ में आई, अभी पूछ सकते हैं आप, पूछना है तो। अदरवाइज आई कैन मूव टू द मशीन। एनी वन ऑफ यू, नहीं पूछना, चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मशीन की। मुझे लग रहा है कि सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करते हैं मशीन की। देखो मशीन क्या है, मशीन एक या तो एक मैकेनिज्म हो सकती है या मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट मे बी ए मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैं आपको बताता था, मैंने सिंपली उस दिन बताया था आप लोगों को कि भाई जो आपकी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, इट इज ऑल्सो ए मशीन। ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है, ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, पहले जो हो चुकी है क्लासेस। तो अब कैसे मैंने बताया था कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मैकेनिज्म की बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो देखने के लिए अलग मैकेनिज्म है। मैं जैसे ही अपनी पलकें खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, आइस दिखती हैं, आइस से मुझे बहुत सारे कंपोनेंट दिखने लग जाते हैं। अब इसके बाद भी बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं हमारी बॉडी में, वो कुछ एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं माइंड में कहीं ना कहीं, जिससे हमें दिखने लगता है। वहीं सुनने के लिए अलग मैकेनिज्म होती है, बहुत सारे कंपोनेंट उसमें अटैच होते हैं, ये बहुत सारी लिंक आपस में कनेक्टेड होती हैं। वो लिंक एक दूसरे को कोई पर्टिकुलर मोशन या कोई इंडिकेशन ट्रांसमिट करती हैं, तभी हमको सुनाई देने लगता है। अगर उसमें से बीच में कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो हमारा जो वर्क है वो वर्क डिस्टर्ब होने लगता है, मोशन
पूरी तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो सकता। सुनने का अलग मैकेनिज्म, देखने का अलग मैकेनिज्म, सूंघने का, नाक से सूंघते हैं इसका अलग मैकेनिज्म, खाना खाते हैं उसके बाद इनलेट आउटलेट, ये पूरा अलग मैकेनिज्म है। बहुत सारे कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में रिलेटिव मोशन भी होता है। आप देखना कि जब तक आप आंखें खोलते हैं तो बहुत सारे जो भी हमारे मसल्स हैं या बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं, वो बहुत सारे वर्क्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर मैं स्माइल भी करता हूं तो हमारी जो फेसेस के बहुत सारी जो मांसपेशियां हैं उनको भी बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, उनके बीच में भी रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, तो कोई भी मैकेनिज्म है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मशीन क्या, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बहुत सारी मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन है, तो वो एक मशीन है। एक सिंगल मैकेनिज्म की भी मशीन हो सकती है। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल और नॉट? हो सकती है? yes, sir. हो सकती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, हेक्सो का देखा है, पावर हेक्सा का सुना है नाम? yes, sir. या yes, sir. पावर हेक्सो, तो उसमें क्या करते हैं भाई, हमें ब्लेड रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवाना होता है, तो मोटर लगाते हैं वो रोटरी मोशन करती है, तो दैट इज ऑल्सो, उसको हम मशीनी भी तो बोलते हैं कि मैकेनिज्म बोलते हैं। तो एक सिंगल मैकेनिज्म की भी मशीन हो सकती है और बहुत सारी मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन भी मशीन हो सकती है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात की, वो बहुत सारी मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसी तरीके से ऑटोमोबाइल की बात करेंगे, उसमें भी बहुत सारी मैकेनिज्म होती है। इंडिकेटर के लिए अलग कंपोनेंट ऐड किए गए हैं, ब्रेक लगाने के लिए अलग ऐड किए गए हैं, और रेसिप्रोकेटिंग वो तो है ही है, आईसी इंजन तो है ही है, उसके अलावा पावर ट्रांसमिशन के लिए अलग कंपोनेंट को ऐड किया गया है। तो इट इज ए तो डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपकी मशीन है वो या तो एक मैकेनिज्म हो सकती है या बहुत सारी मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन में हो सकती है, जो विच नॉट ओनली इम्पार्ट डेफिनेट मोशन टू द पार्ट्स, जो बहुत सारे पार्ट्स को एक डेफिनेट मोशन ही नहीं प्रोवाइड करती, बट ऑल्सो ट्रांसमिट्स एंड मॉडिफाई द अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू सम काइंड ऑफ डिजायर्ड वर्क। तो जो मशीन का काम क्या होता है, वो केवल मोशन को ट्रांसमिट करना या मॉडिफाई करना नहीं होता, बल्कि जो अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है उसको किसी डिजायर्ड वर्क में लगाना है। जैसे ही आप उस मैकेनिज्म को एक डिजायर्ड वर्क के लिए यूज करने के लिए यूज कर लेते हैं, सोशल वेलफेयर में यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर काम कराने के लिए यूज करने लगते हैं, वही आपकी मशीन बन जाती है। आपको पता था कि भाई जो स्लॉटेड लीवर जो मैकेनिज्म है, आप बोल सकते हो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, जिसमें हमने रोटरी मोशन दिया और रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमारे पास अवेलेबल है, वो उस मैकेनिज्म को आपने यूज करके हेक्सो मशीन बना ली। तो भाई हेक्सो आपने जो मशीन बनाई वो कोई एक डिजायर्ड वर्क कर रही है ना, कटिंग का काम कर रही है, ब्लेड आपका रोटेट कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, दैट कन्वर्ट अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू द सम काइंड ऑफ डिजायर्ड वर्क। आप एग्जांपल लिख सकते हो पावर हेक्सा। ठीक है, so when a mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, it then becomes a machine। तो जब एक मैकेनिज्म को हम यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या कुछ रिक्वायर्ड वर्क करने के लिए, तो जो मैकेनिज्म है वो मशीन का रूप एक्वायर कर लेती है। ठीक है, in that case a mechanism is converted into the machine। ठीक है, so a machine is a device which receives energy and transform it into some useful work। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए मशीन में और मैकेनिज्म में क्या अंतर है, आप बोल सकते हो कि मैकेनिज्म का काम क्या होता है, मोशन को या तो ट्रांसमिट करना या मॉडिफाई करना, जबकि मशीन का काम क्या होता है, वो मोशन को ट्रांसमिट या मॉडिफाई नहीं करती, बल्कि उस अवेलेबल एनर्जी को एक रिक्वायर्ड फॉर्म या डिजायर्ड वर्क में यूज करने के लिए भी किया जाता है मशीन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो जब हमारे पास रिक्वायर्ड मोशन को हम किसी जगह अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो वो मशीन बन जाती है। ठीक है, चलिए अभी ये आई थिंक मशीन का भी आपके पास कंसेप्ट क्लियर होगा। पावर एक्सो लिख सकते हैं यहाँ पे, या इसके अलावा भी आप लेथ मशीन भी लिख सकते हो, ह्यूमन बॉडी इट इज ऑल्सो ए मशीन। ठीक है, तो ये सारे मशीन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, जो भी मशीन आपके पास अवेलेबल है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक नया टॉपिक, रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब स्टार्ट की बात करेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टार्ट में जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, बॉडीज व्हेन ए नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा था ना, इफ ए नंबर ऑफ लिंक्स और बॉडीज, तो यहाँ पे यूजुअली रिजिड,
इसका मतलब क्या है, तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप मुझे एक बार बताइए कि एक मेरे पास रॉड है, ठीक है, और एक मेरे पास अवेलेबल है कॉर्ड मतलब रस्सी, ठीक है, एक रस्सी है और एक मेरे पास आप समझ सकते हो कोई शाफ्ट है। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, आपको रॉड पकड़ा दी और उस रॉड को पकड़ के अपनी ओर खींचने लगा हूं, तो क्या आप मेरी तरफ मूव करेंगे या नहीं करेंगे? जस्ट गिव मी द आंसर। मैंने क्या किया, आपको रॉड पकड़ा, करेंगे सर। खींच जाओगे मेरी तरफ, वहीं मैंने रॉड पकड़ाई और आपको दूर की ओर धक्का देता हूं उस रॉड से, तो आप पीछे चले जाओगे या नहीं चले जाओगे? यस सर। चले जाएंगे। चलिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रस्सी आपको पकड़ा दी, अब उस रॉड को हटा दिया, मैंने आपको रस्सी पकड़ा दी, अब मैंने आप पकड़ा के मैंने रस्सी को अपनी ओर खींचा, तो क्या आप मेरी तरफ आएंगे? यस सर। आ जाओगे। क्या उस रस्सी से मैं आपको धक्का दे सकता हूँ? उस रस्सी से नहीं दे सकता, रस्सी से धक्का नहीं दे सकता। तो यही बेसिक डिफरेंस है रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी में। माइक ऑफ कर लो। तो रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी में क्या होता है, कंडीशन ये है कि जो रिजिड बॉडी होती है दैट डजंट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो ए बॉडी इज सेट टू बी रिजिड इफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इट डजंट सफर एनी डिस्टॉर्जन। ठीक है, अगर कोई लिंक हमारे पास अवेलेबल है, वो कोई फोर्स ट्रांसमिट कर रही है, तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है फोर्स लगने की वजह से, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। या ऐसी बोल सकते हैं कि कोई भी फोर्स कोई लिंक ट्रांसमिट कर रही है और उसके किन्हीं भी दो पार्ट के बीच में अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोल सकते हैं इट इज ए रिजिड बॉडी। ए बॉडी दैट डजंट गो अंडर एनी डिफॉर्मेशन under the action of force, then this type of link is called rigid link. Or if the distance between the two points of any 2 points of a body remains same, then this is called rigid body. Resistant body क्या है? Resistant body भी rigid body है। Resistant bodies are those body which are rigid only for the purpose they have to be used. रेजिस्टेंट बॉडी वो रिजिड बॉडी होती है, वो बॉडीज होती है जो केवल उसी काम के लिए रिजिड रहती है जिनके लिए उनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंट बॉडी आर दोज बॉडी विच आर रिजिड ओनली फॉर द पर्पस बीइंग यूज्ड और पर्पस दे आर बीइंग सर्व्ड। जिस काम के लिए इनको बनाया जाता है वो केवल उसी काम के लिए रेजिस्टेंट रहेंगी, रिजिड रहेंगी, दूसरे काम के लिए रिजिड नहीं रहेंगी। जैसे मैंने बोला, अगर मैं कॉर्ड से पकड़ के आपको अपनी ओर खींचता हूं तो आप खींच जाते हो बिना किसी डिफॉर्मेशन के, लेकिन जैसे ही मैं आपको उस कॉर्ड से धक्का देना चाहता हूं, उस रस्सी से धक्का देना चाहता हूं, तो डिफॉर्मेशन उसमें हो गया और जबकि फोर्स भी ट्रांसमिट नहीं हुआ। दिस इज द रेजिस्टेंट बॉडी। फ्लूइड लिंक, फ्लूइड इज ऑल्सो ए लिंक, फ्लूइड भी एक लिंक है, हम इसको भी रेजिस्टेंट बॉडी बोल सकते हो। फ्लूइड से आप कंप्रेसिव फोर्स तो अप्लाई कर सकते हो, फ्लूइड से आप, मैंने बोला कि फ्लूइड को कंप्रेस करके आप हाइड्रोलिक रैम वाला कंसेप्ट यूज करके फोर्स ट्रांसमिट कर सकते हो विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। लेकिन आप उस, मैंने बोला कि भाई वाटर से पीछे करके आप धक्का दे सकते हो, उसको वाटर को खींच सकते हो, नहीं खींच सकते, बिकॉज इट इज ए रेजिस्टेंट टाइप ऑफ बॉडी। तो रेजिस्टेंट बॉडी, रिजिड बॉडी में आपको आई थिंक क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। चलिए, Yes, तो sir. आज के लिए इतना छोड़ा है Yes, या sir. और पढ़ना है, या डिस्कशन कर लेते हैं अभी इस पर? अभी पढ़ना है सर अब करते ना वो वाला केस, तो सर लिंक वाला सब क्वेश्चंस हो जाते हैं अब। हाँ, कोई नहीं, अभी तो बहुत आ रही, देखो सब समझ में आएगा। अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला सेशन यहीं पे करके थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ना, कुछ चीजों का